हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड हमारा कल ख़त्म हो चुका है। यूनिट फोर्थ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है राइज एंड डिके ऑफ करंट इन एल आर एंड सी आर सर्किट। आर सी व आर एल परिपथों का क्षणिक व्यवहार, transient response of RC and RL circuits and alternating current circuits। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक। आपने 12th स्टैंडर्ड में प्रतिरोध R, धारिता C और प्रेरकत्व L के बारे में पढ़ा होगा। प्रतिरोध मीन्स रेजिस्टेंस, धारिता मीन्स कैपेसिटी और प्रेरकत्व मीन्स इंडक्टेंस। तो जब आर, सी और एल यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टेंस, इनमें से कोई दो या तीनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं तो सर्किट में कोई विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई लगता है। और इसके साथ हमने मान लीजिए कोई हमने सर्किट बनाया, उसमें आर और सी है और उस सर्किट में हम कोई बैटरी ई लगाते हैं, तो लगाते ही स्थायी अवस्था प्राप्त नहीं होती, बल्कि ये जो स्टेज प्राप्त होती है ये टाइम का फंक्शन होती है। अभी हम देखेंगे इसको। जैसे मान लीजिए आरएल परिपथ है आपका। आरएल परिपथ मीन्स रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, प्रतिरोध और प्रेरकत्व। तो आरएल परिपथ में अगर हम बैटरी लगाते हैं, यानी कि विद्युत वाहक बल प्रयुक्त करने पर करंट के मान में वृद्धि होती है, और ये जो वृद्धि है, ये जो धारा का मान है, वो टाइम का फंक्शन होता है। तो डीसी सोर्स के साथ आरसी व आरएल परिपथ में ये टाइम की जो डिपेंडेंसी है, जो समय पर निर्भरता है, ये ट्रांजिएंट होती है, क्षणिक होती है। और स्थायी अवस्था में अवस्था प्राप्त करने में लगा समय डिपेंड करता है कि सर्किट के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो इन्हीं की स्टडी हम आगे करेंगे। तो उसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है आरएल सर्किट, ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑफ एलआर सर्किट। तो अब आप देखिए इसके अंदर, इसमें हमारा टॉपिक है राइज एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट आपने लिया है, तो पहला पॉइंट है हमारा ग्रोथ ऑफ करंट, धारा वृद्धि। तो ये सर्किट आप देखो, ये रेजिस्टेंस है, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ये सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जो एल है प्रेरण कुंडली, उसको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। ये एक बैटरी है, ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है, और ये की है, ये जो इस तरह से 3 डॉट्स आपको लगा रखे हैं, तो ये आपकी 2 वे की है। तो अगर हम ए को बंद कर देते हैं, ये वाला, यानी कि इसके बीच में हमने की लगा दी, तो जब हमने आज को की लगाई,
यानी कि के को आपने ए से जोड़ दिया, ये जो के पॉइंट है बीच का, इसको आपने ए से जोड़ दिया। तो के को जब हम ए से जोड़ेंगे तो के को ए से जोड़ने पर आपका ये देखिए ये लाइन पूरी जुड़ गई। तो आप ये देखो, ये रेजिस्टेंस, ये एल, और ये जो बैटरी है ई, जिसका वोल्टेज जो है हमारे पास ई है, या जो विद्युत वाहक बल है इसका ई है, ये सारे क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। ये सब किस में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। और अगर हम ये बैटरी हटा दें तो जब हम के को ए से जोड़ते हैं तब क्या होता है, के को ए से जोड़ने पर, के को ए से अगर हम जोड़ते हैं तो आर एल परिपथ में धारा की वृद्धि होती है, और जब के को बी से जोड़ते हैं तो धारा का डिके होता है, क्षय होता है, और ये दोनों प्रोसेस टाइम पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए जब हम इसको इससे जोड़ेंगे तो हमारे पास ई सर्किट में आ जाएगा। ये देखिए आप इन दोनों को जोड़िए, और ये आपका ऐसे चला, यूं चला, यूं चला, यूं चला, और ये यूं बंद हो गया। यहाँ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। और अगर हम इसको हटा दें तो आप देखिए, इसको हटा दें, ये हट गया और ये दोनों जुड़ गए, तो हमारा ये यूं चलेगा, यूं चलेगा, यूं चलेगा, और यूं जुड़ जाएगा। यानी कि ये बैटरी तब हमारे सर्किट में नहीं होगी। के से ए को जोड़ोगे तो बैटरी सर्किट में आएगी, इसका जो वोल्टेज है इसको हम ई से डिफाइन करते हैं, और अगर हम इसको बी से जोड़ेंगे तो ये आपका सर्किट में नहीं आएगा। बी से ये चीज़ जोड़ने पर ये आपका सर्किट सिर्फ इतना ही रह जाएगा। इस समय आपके पास में ई नहीं है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ले रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट। तो हमने के को ए से जोड़ा तो हमारे पास ये जो ई बैटरी का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये सर्किट में आ गया, बैटरी इससे जुड़ गई। जुड़ते ही परिपथ में धारा आई बहने लगी, और जो बहुत ही थोड़े से समय में ज़ीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू से आई जीरो तक पहुंच गई। तो मान लीजिए किसी भी टाइम अगर धारा का मान आई है तो ये जो आपकी प्रेरण कुंडली है इसमें स्वप्रेरकत्व के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसकी वैल्यू क्या है, -L di/dt। क्या वैल्यू है उसकी, -L di/dt। तो ये आपका यहाँ पर प्रेरक क्या नाम है इसका, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण हमारे पास इसमें ये आपका -L di/dt आ गया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ इस L के अक्रॉस। तो जो नेट विभवांतर है वो किसके बराबर होगा, नेट विभवांतर क्या हो गया, E आपके पास ये है विभवांतर, -L di/dt ये है। तो जो नेट विभवांतर हुआ वो कितना हुआ, E -L di/dt। और ये नेट विभवांतर किसके बराबर होगा, इस R के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो विभव का पतन होगा। तो R के अक्रॉस कितना विभव का पतन होगा, अगर इसमें I करंट फ्लो हो रही है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = RI। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल फॉल हुआ RI हुआ, और जो नेट आपके पास में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कितना है, इसका E है, और इसके क्या हो गया, -L di/dt। तो ये किसके बराबर हुआ, E -L di/dt। तो ये जो नेट विभवांतर है वो प्रतिरोध पर जो पोटेंशियल फॉल हो रहा है उसके बराबर होगा। तो क्या हो गया फिर, तो ये E -L di/dt, E बराबर RI। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, L di/dt + RI = E कर सकते हैं। अब जब धारा मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब जोड़ेंगे तो ज़ीरो से वो बहुत ही अल्प समय में
अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0। तो उस कंडीशन में di/dt बराबर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि परिपथ में धारा की वृद्धि समाप्त हो गई। समय के हिसाब से जो धारा बढ़ रही थी वो बढ़ना बंद हो गई। कब, जब उसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली। तो जब मैक्सिमम वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब क्या है कि i का जो टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा था वो 0 हो गया। तो di/dt 0 है, तब आपका i बराबर क्या हो गया, I0। तो यहाँ पर आपने di/dt बराबर 0 रखा, तो ये e बराबर क्या, और जब di/dt बराबर 0 है तो i बराबर R0, तो e बराबर क्या आ गया, RI0। तो ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, इसमें हमने e की वैल्यू RI0 रख दी, तो हमारे पास क्या आ गया, L di/dt प्लस RI प्लस RI0, ये चीज़ आ गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। L di/dt इज इक्वल टू R कॉमन I0 माइनस I। अब di के नीचे I की वैल्यू ले आइए, I0 माइनस I, और ये आपके पास हो गया R/L dt। ठीक है, इंटीग्रेट किया, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लॉग ई बेस I0 माइनस I। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, एंड इसको कहेंगे इंटीग्रेट, तो R/L तो ऐसे ही रहेगा, और dt का d आ गया, एंड एनी कांस्टेंट। अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि जब t बराबर 0 है, यानी कि इनिशियल कंडीशन, उस समय करंट, जब t बराबर 0 है तो करंट भी नहीं फ्लो हो रही, I बराबर भी क्या है, 0। तो हमने इसमें वैल्यू रखी t बराबर 0। तो t बराबर 0 पे आपके पास में क्या आ गया, t बराबर 0 पे, ये आपकी, अगर आप इसमें t बराबर 0 रखेंगे तो I बराबर आपके क्या है, 0। तो log e आपके पास, जब I बराबर हमने 0 रखा, t बराबर 0 रखा, तो I बराबर भी 0 रखा, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर आ गई, माइनस log e I0। कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस log e I0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, माइनस log e I0 माइनस I इज इक्वल टू R/LT माइनस log e I0। ये आपके पास आ गई, ये इक्वेशन ये बन गई। अब माइनस log e I0 माइनस ई, इसको इधर ले आए, प्लस log e I0 इज इक्वल टू R/L। फिर वही, ये दोनों log के उसमें है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और यहाँ माइनस साइन ले आऊँ तो ये हो जाएगा log e I0 माइनस I अपॉन I0। log m माइनस n क्या होता है, log m/n, और यहाँ पर माइनस साइन आ गया। तो log हमें हटाना है, तो I0 माइनस I अपॉन I0 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस R/LT, सिंपल मैथमेटिक्स। तो I की वैल्यू क्या आ गई, I बराबर I0 1 माइनस e टू द पावर माइनस R/LT। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये जो समीकरण है, ये प्रेरक कुंडली में यानी कि L में धारा की चर घातांकी वृद्धि यानी कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज को डिफाइन करती है। तो अब आप देखिए, ये इस तरीके से एक्सपोनेंशियली ग्राफ को देखो, टाइम के साथ में अगर मैं आई का ग्राफ प्लॉट करूं तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। तो ये आपका आ गया ग्रोथ ऑफ करंट। अब इसी में हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। अब आप देखिए, ग्रोथ ऑफ करंट में आपके पास में आ गया I बराबर I0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस RL/T। और यदि मैं इस टाइम को बराबर τL लूँ और L/R पुट कर दूँ और उसको इक्वेशन में रखूँ, तो ये क्या आ जाएगा, I0 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1। तो I बराबर क्या आ गया, I0 1 माइनस 1 अपॉन ई की वैल्यू आपको मालूम है 2.303, अपन इसको करेंगे तो 0.63 I0 आ गई। हमें क्या निकालना है, टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट आपका वो, यानी कि टाइम कांस्टेंट क्या समय है, जितने समय में प्रेरक कुंडली में धारा का मान 0 से बढ़कर
मैक्सिमम वैल्यू का 63% हो जाता है, उस समय को टाइम कांस्टेंट कहते हैं। यानी कि आपने टाइम कितना रखा, L/R। जब हमने इस इक्वेशन में टाइम की वैल्यू L/R रखी तो हमने देखा कि ये जो करंट का मान है वो मैक्सिमम करंट के का 63% हो गया। तो ये जो टाइम है ये क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। तो L/R क्या है, टाइम कांस्टेंट। हमने पहले ये इक्वेशन निकाली थी, ध्यान हुआ आपको, L/dI/dt बराबर R I0 - I ली थी हमने, ये वाली कंडीशन। और इसमें आप देखिए di/dt बराबर क्या हो गया, R/L I0 - I, और फिर वही L/R τL है, तो दिस इज I0 - I अपॉन τL। तो आपने क्या देखा कि di/dt इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2L, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट di/dt, di/dt किसके बराबर है, किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि धारा में जो बढ़ने की और या घटने की जो दर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। तो अब आप इस ग्राफ को देखिए, नेक्स्ट ग्राफ को। इसमें देखिए मैंने ये दो ग्राफ बनाए हैं, ए और बी, ये दोनों कर्व, टाइम और इसके बीच में आपने ग्राफ दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये तो हमने देख लिया कि di/dt इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू τL, एंड τL क्या है, L/R। तो इसका मतलब L/R का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम धारा के परिवर्तन की दर होती है। और या हम कह सकते हैं L/R का मान जितना कम होगा उतनी ही अधिक धारा के परिवर्तन की दर होगी। हायर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, लोअर विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट एंड वाइस वर्सा। अगर L/R का मान ज़्यादा है तो उतनी ही कम धारा के परिवर्तन, और या L/R का मान जितना कम है उतनी ही अधिक धारा के परिवर्तन की दर होगी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि अधिक अगर टाइम कांस्टेंट है L/R के लिए, अधिक टाइम कांस्टेंट के लिए अगर हमें स्थायी अवस्था प्राप्त होने में अधिक समय लगेगा, जैसा कि आपको इस वाले कर्व में दिखाया गया है ए में, ठीक है। और इसके विपरीत अगर कम टाइम कांस्टेंट है तो आपको स्थायी स्टेज जल्दी से प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपके पास में, जैसा कि आपके पास बी में दिखाया गया है कर्व बी से। तो ये तो हमने जो लिया था di/dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू τR। तो ये आपके फिगर में हो गया, इफ द टाइम कांस्टेंट इज लार्ज the current will take more time to reach its maximum value, that is your curve A, and if time constant is small it will take less time, this is curve B। तो ये है आपका ग्रोथ ऑफ करंट। अब हम लेते हैं डीके ऑफ करंट। मैंने आपको ये वाला फिगर पहले भी बनाया था, इसमें मैंने बताया था जब के से ए को जोड़ेंगे तो ये ई सर्किट में आ जाएगा, पर अब हमने के से ए को तो हटा दिया, अब के से बी को जोड़ दिया। तो के से बी को जोड़ेंगे तो सिर्फ यही चीज़ सर्किट में रहेगी, ई नहीं होगा। ई की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, 0। तो हमने इस इक्वेशन में जब ई की वैल्यू रखी तो देखिए इसके अक्रॉस तो हमें पता ही था वोल्टेज ड्रॉप क्या था, -L di/dt, वो सिंपली किसके बराबर हो गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के, RI के। तो L di/dt प्लस RI इज इक्वल टू 0। फिर वही di/I आप ले सकते हैं -R/L dt, इंटीग्रेट कर दीजिए। इसका क्या आ जाएगा, log EI, इसका क्या आ जाएगा -R/L t प्लस एनी कांस्टेंट, इस तरीके से। अब आप इसका क्या हो गया, log EI -R/L t प्लस कांस्टेंट। अब इसमें निकालिए कांस्टेंट की वैल्यू। तो इनिशियली अब क्या होगा, डीके ऑफ करंट हो रहा है, यानी कि उसके पास मैक्सिमम वैल्यू तो और ऑलरेडी है, t बराबर 0 पर उसके पास क्या है, I बराबर I0 मैक्सिमम वैल्यू है। तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, t बराबर 0 पर ये I0 है तो कांस्टेंट बराबर log ही I0।
तो ये इक्वेशन क्या बन गई, log ई आई माइनस आर बाई एल टी प्लस log ई आई ज़ीरो। आई को एक तरफ ले जाओ, तो ये आपके पास जब सॉल्व करोगे इसको तो log ई आई बाई माइनस, तो ये आपके पास आ गया आई बराबर आई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस आर बाई एल टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एल आर सर्किट को शॉर्ट सर्किट करते हैं यानी कि ई बराबर 0 करते हैं तो धारा एक्सपोनेंशियली क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इसमें धारा क्या हो रही है आपकी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है। तो आप ये वाला ग्राफ आप देखिए, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पहुंची, तो यहाँ पर इनिशियली उसके पास मैक्सिमम वैल्यू है, अब ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब इसमें भी अगर हमें टाइम कांस्टेंट निकालना है तो वही टी बराबर हम एल बाई आर रखा, आई बराबर आई ज़ीरो ई टू द पावर माइनस आर एल बाई आर, तो आई ज़ीरो ई टू द पावर -1, ये चीज़ आ गई -3.37 आई ज़ीरो। फिर इसमें वही टाइम कांस्टेंट क्या होगा, द टाइम इन विच द करंट डिक्रीजेस, उसमें इंक्रीज हो रही थी, इसमें डिक्रीज हो रही है, फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू का कितना रह जाए, वो 37% रह जाए डिक्रीज होकर, तो वो इसका क्या कहलाएगा, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा इसका, टाइम कांस्टेंट कहलाएगा। तो क्या है कि आर एल परिपथ में जो एल बाई आर समय में धारा मैक्सिमम मान का 1/e पार्ट या 37% हो जाता है, तो उस समय को आर एल परिपथ का टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो एल बाई आर क्या है, इसका टाइम कांस्टेंट है। द टाइम in which the current decreases from the maximum value of 30% of the maximum value I0 is called the time constant L by R of the circuit। तो अब इसमें भी आप देख लीजिए, इसके आपके पास में क्या है, यहाँ पर जो आपके पास जो इक्वेशन थी टाइम कांस्टेंट बराबर L by R, तो इसमें आप देखिए अगर R की वैल्यू ज़्यादा है, अगर हमने क्या लिया है, आर की वैल्यू ज़्यादा है, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आर का मान बहुत अधिक है तो एल बाई आर का मान क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और जो सर्किट है, सर्किट में धारा बहुत तेज़ी से कम होती है, सर्किट में धारा बहुत तेज़ी से कम होगी, क्योंकि ये टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आर का वैल्यू ज़्यादा होने से, तो सर्किट में धारा क्या होगी, तेज़ी से कम होगी। और जब किसी आर एल परिपथ में लगी हम की को लगाएं, निकाला जाएगा, तो की में से आपको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के कारण क्या होगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के कारण जो करंट है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाएगी। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अगर हम रख देंगे आर बराबर 0, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, अगर आप आर बराबर इनफाइनाइट रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो फटाक से आपकी करंट क्या हो गई, कम हो जाती है, अतिशीघ्रता से कम हो जाती है। इसलिए अगर हम उसमें से की बार निकालते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, स्पार्क होता है, कई बार आप देखते हो ना स्पार्क कर रहा है, वो इसीलिए होता है क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, और रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने से जो आपका जो टाइम कांस्टेंट है वो बहुत कम हो जाता है, और टाइम कांस्टेंट कम होने से जो करंट है वो तेज़ी से 0 हो जाती है। ठीक है, अब होता ये है, तो अगर हम ये चाहते हैं कि स्पार्क उत्पन्न नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो प्रेरकत्व का मान हम बढ़ा देते हैं, रेजिस्टेंस तो हमारा है, स्पार्क उत्पन्न नहीं हो, तो ये तो हाई है, तो हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम एल की वैल्यू को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, एल बाई आर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और जो सर्किट है, सर्किट में धारा परिवर्तन धीरे धीरे होगा। तो अधिक समय नियतांक है, अगर अधिक टाइम कांस्टेंट है, अधिक समय नियतांक है, तो कम समय नियतांक के परिपथ के लिए धारा का डिके अपन ने ये दोनों फिगर से देखा है। तो देखो, फॉर लार्ज टाइम कांस्टेंट डिके इज स्लो, लाइक आपका सर्किट है। फॉर स्मॉल टाइम कांस्टेंट डिके इज फास्ट, डिके क्या है, तेजी से हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि when R is large, current in the RL circuit
will decreases rapidly and there is a chance of production of spark. To avoid this, L is taken NF to make L by R large, which result in the slow decrease of current. तो ये जो आपका फिगर है ये क्या है? द डिपेंडेंस ऑफ डिके ऑफ करंट ऑन टाइम कांस्टेंट. फॉर लार्ज टाइम कांस्टेंट the decay is slow like your curve A, and for small time constant decay is fast. तो ये है आपका LR सर्किट. इसमें हमने आपका ग्रोथ और डिके दोनों देख लिया. टाइम कांस्टेंट क्या होता है ये भी हमने देख लिया. नेक्स्ट टर्न पर हम RC सर्किट के बिहेवियर को देखेंगे. आज के लिए इतना ही.